हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आपके लिए जीएस की आज नई प्रैक्टिस सेट सीरीज लेकर आया हूं और मैं उम्मीद करता हूं ये प्रैक्टिस सेट सीरीज भी आपके लिए पिछली प्रैक्टिस सेट सीरीजों की तरह ही परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका इस्तेमाल आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। देखिए, शिक्षा शक्तिशाली हथियार है, जैसा कि मैं कहता हूँ कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने भी कहा है कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो इसको जितना पिएगा वो उतना दाढ़ेगा। दूसरी बात है कि शिक्षा आपको समाज की मुख्य धारा में ला सकती है। ठीक है, इसलिए बेहतर प्रयास कीजिए और सफल होइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। और पहला क्वेश्चन है आज का, टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंध है, यानी टॉमस मुनरो का संबंध भू राजस्व में किस व्यवस्था से संबंधित है? टॉमस मुनरो, स्थायी बंदोबस्त, महलवाड़ी, रैयतवाड़ी और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, टॉमस मुनरो का संबंध रैयतवाड़ी से है। टॉमस मुनरो का संबंध किससे है? रैयतवाड़ी से है। ठीक है, उस समय अंग्रेजों के समय भू राजस्व के 3 बंदोबस्त थे। अंग्रेजों के समय भू राजस्व के 3, एक था स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त, ठीक है, और एक था महालवाड़ी, और एक था रैयतवाड़ी। ठीक है, महालवाड़ी में स्थायी बंदोबस्त में क्या था? ये जमींदार व्यवस्था था। इसमें जमींदारों को भूमि का वास्तविक मालिक माना जाता, जमींदार से संबंधित था। इसमें जमींदार को भूमि का वास्तविक मालिक माना जाता था। ठीक है, इसमें क्या था? जमींदार व्यवस्था थी, यानी जमींदार व्यवस्था थी। और इसमें भूमि का मालिक माना, जिन्हें भूमि का मालिक माना जाता था, भूमि का मालिक माना जाता था। और यह व्यवस्था किसने शुरू की थी? स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने शुरू की थी? तो स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था जो शुरू की थी वो था कॉर्नवालिस। स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था किसने की थी? कॉर्नवालिस। महालवाड़ी में क्या होता है? गांव में किसी एक व्यक्ति को महाल बना दिया था, यानी जो प्रभावशाली व्यक्ति था लंबरदार टाइप का, उसे कर वसूलने का ठेका, बुरा वसूलने का ठेका दे दिया जाता था। और महालवाड़ी के जन्मदाता थे हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, मालवाड़ी, ये पंजाब व उत्तर प्रदेश में लागू थी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था, इसमें टैक्स सीधा किसानों से लिया जाता। रैयतवाड़ी में क्या था? टैक्स सीधा किसानों से लिया जाता था। टैक्स सीधा किसान से, टैक्स किससे लिया जाता था? सीधा किसान से, यानी भू राजस्व सीधा किसान से वसूला जाता था। रैयतवाड़ी में सीधा किसान से लिया जाता था। रैयतवाड़ी में टैक्स किससे वसूला जाता था? किसान से, रैयतवाड़ी में। ठीक है, और इसके जन्मदाता कौन थे? टॉमस मुनरो। रैयतवाड़ी के जन्मदाता कौन थे? टॉमस मुनरो ने शुरू की थी। और ये कहाँ शुरू हुई थी? मद्रास में। कहाँ शुरू हुई थी? मद्रास में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित थे, तो थे, और कौन से? रैयतवाड़ी से। ठीक है, चलिए, स्थायी बंदोबस्त, कॉर्नवालिस, महलवाड़ी, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टॉमस मुनरो किससे संबंधित? तो रैयतवाड़ी से। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, ये बात किसने कही थी? तो यह बात कही थी कार्ल मार्क्स ने। किसने कही थी? कार्ल मार्क्स ने यह बात कही थी कि भारत में जो ब्रिटिश आर्थिक नीति है वो घिनौनी है। दूसरी बात, दादाभाई नेहरू जी ने क्या बताया था? दादाभाई नेहरू जी ने बताया था कि धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। दादाभाई नेहरू जी ने कौन सा सिद्धांत दिया था? धन निष्कासन का सिद्धांत।
ठीक है, इनकी पुस्तक कौन सी है? इनकी पुस्तक का नाम है, दादा भाई नेहरू जी की पुस्तक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, इन इंडिया। किसकी पुस्तक है? दादा भाई नेहरू जी की पुस्तक है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है, तो कार्ल मार्क्स ने किया था। किसने किया था? कार्ल मार्क्स ने किया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अजीमुल्ला खां 1857 की क्रांति में किसके सलाहकार थे? तो देखिए अजीमुल्ला खां 1857 की क्रांति में किसके सलाहकार थे? नाना साहेब के सलाहकार थे। नाना साहेब के सलाह। नाना साहेब ने विद्रोह का नेतृत्व कहां से किया था? कानपुर से। कानपुर से इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, इनके सलाहकार कौन थे? अजीमुल्ला थे। दात्या टोपे इनके सहयोगी थे, सहयोगी या सेनापति, सहयोगी थे दात्या टोपे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई झांसी। ठीक है, दूसरी बात कुंवर सिंह जगदीशपुरा बिहार, जगदीशपुरा बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने, जगदीशपुरा बिहार। ठीक है, जगदीशपुरा बिहार से किसने किया था? कुंवर सिंह ने किया था, विद्रोह का नेतृत्व किया था। दूसरी बात 1857 का विद्रोह आई है, उस समय वायसराय कौन था भारत का? वायसराय थे उस समय कैनिंग। वायसराय कौन थे उस समय? कैनिंग थे। भारत के वायसराय कौन थे उस समय? कैनिंग थे। ठीक है, जब विद्रोह हुआ तो उस समय भारत के वायसराय कौन थे? भारत के वायसराय कैनिंग थे उस समय। ठीक है, दूसरी बात ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे पाम स्ट्रॉन। पाम स्ट्रॉन कौन थे? ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। ठीक है, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? पाम स्ट्रॉन। सेनापति कौन थे? जब विद्रोह हुआ तब सेनापति कौन थे? तो सेनापति थे एनसिन। एनसिन सेनापति थे, लेकिन एनसिन की मृत्यु हो जाती है। जैसे ही ये विद्रोह की सूचना सुनते हैं इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, विद्रोह की सूचना सुनते ही इनकी मृत्यु हो जाती है। विद्रोह की सूचना सुनते ही एनसिन की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो इनके स्थान पर कौन बनते हैं? स्थान पर बनते हैं कैंपबेल। ठीक है, दूसरी बात विद्रोह का प्रतीक क्या था? विद्रोह का प्रतीक, तो देखिए विद्रोह का प्रतीक क्या था? विद्रोह का प्रतीक था रोटी व कमल का फूल। ठीक है, विद्रोह का प्रतीक क्या था? रोटी व कमल का फूल था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया अजीमुल्ला खां 1857 की क्रांति में किसके सलाहकार थे? तो नाना साहेब के सलाहकार थे। किसके सलाहकार थे? नाना साहेब के। ठीक है, मुगल बादशाह कौन था उस समय? मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर। ठीक है, मुगल बादशाह कौन थे? बहादुर शाह जफर थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि नील दर्पण क्या है? नील दर्पण। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे? ठीक है, तो देखिए नील दर्पण नाटक जो है ये नील की खेती की समस्या के, नील की खेती की समस्या से ग्रसित किसानों पर लिखी गई है। किसानों पर लिखी गई है, यानी उनकी समस्या पर लिखी गई है। ठीक है, लिखी गई है। और इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। इसके लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। ठीक है, दीनबंधु मित्र इसके लेखक है। कौन सी के? नील दर्पण के। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास कौन सा है? आनंद मठ।
आनंद मठ इनका उपन्यास है, और ये किस पर लिखा गया है? सन्यासी विद्रोह पर, सन्यासी विद्रोह पर लिखा गया है। ठीक है, सन्यासी विद्रोह पर लिखा। शरद चंद्र चटर्जी या शरद चंद्र चटर्जी का उपन्यास है देवदास। शरद चंद्र चटर्जी का उपन्यास देवदास है। रविंद्रनाथ टैगोर की किताब कौन सी है? गीतांजलि। गीतांजलि। और गीतांजलि के लिए इनको क्या मिला था? 1913 में नोबेल पुरस्कार। मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि नील दर्पण नाटक के लेखक कौन है? तो दीनबंधु मित्र नील दर्पण नाटक के लेखक हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण का पिता कहते। देखिए इन्हें आधुनिक भारत का प्रभात का तारा, आधुनिक भारत का प्रभात का तारा, पेपर में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। प्रभात का तारा, आधुनिक भारत का प्रभात का तारा किसको कहते हैं हम? राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी किसको कहा गया? राजा राम मोहन राय को कहा गया। राजा राम मोहन राय ने क्या किया? ब्रह्म समाज की स्थापना की इन्होंने, ब्रह्म समाज की स्थापना। ठीक है, सती प्रथा का विरोध। ठीक है, दयानंद सरस्वती आर्य समाज। पुस्तक इनकी सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश क्या है? इनकी पुस्तक है। ठीक है, दयानंद सरस्वती की किताब कौन सी है? सत्यार्थ प्रकाश इनकी पुस्तक है। दूसरी बात, दयानंद सरस्वती की किताब का नाम क्या? सत्यार्थ प्रकाश है। और आर्य समाज की इन्हें स्थापना की थी 1875 में। कब की थी? 1875 में आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने 1875 में किसकी स्थापना की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। पुस्तक कौन सी है इनकी? सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती की पुस्तक है। स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार इन्होंने किया था। स्वराज शब्द का प्रयोग, स्वराज शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था स्वराज शब्द का प्रयोग। स्वामी विवेकानंद को आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता, आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता, आध्यात्मिक पिता किसने कहा है? आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता स्वामी विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। किसने कहा है? सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, आधुनिक भारत का आध्यात्मिक पिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। इन्होंने शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया, सम्मेलन में भाग लिया। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसको भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है? तो किसको कहा गया? राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो देखिए प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। ठीक है, प्रार्थना समाज की स्थापना महाराष्ट्र में होती है। कहाँ होती है? महाराष्ट्र में। किसने की? आत्माराम पांडुरंगा ने की थी। आत्माराम पांडुरंगा। ठीक है, दूसरी बात, प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया? लोकप्रिय किसने बनाया? प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया? ठीक है, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रार्थना समाज को लोकप्रिय किसने बनाया? तो प्रार्थना समाज को जो लोकप्रिय बनाया वो बनाया आपका
महादेव गोविंद रानाडे, या मैं कहूँ एम जी रानाडे, रानाडे। ठीक, किसने बनाया? एम जी रानाडे ने बनाया। एम जी रानाडे को दक्षिण भारत का सुकरात कहते हैं, इनको दक्षिण का सुकरात इसको कहते हैं, एम जी रानाडे को कहते हैं। ठीक है, ज्योतिबा फुले ये समाज सुधारक थे, समाज सुधारक, सुधारक। ठीक है, इनकी किताब कौन सी है? गुलामगिरी, गुलामगिरी पुस्तक है ज्योतिबा फुले की। ठीक है, चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंगा ने की थी, महाराष्ट्र में की थी। और लोकप्रिय किसने बनाया? महादेव गोविंद रानाडे ने बनाया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अपील अधिकार किसमें है? सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अपील अधिकार किसमें, कौन से अनुच्छेद में दिया गया? तो देखिए, प्रारंभिक अपील अधिकार से मतलब क्या है? यानी इसके अंदर ऐसे मामले आते हैं, प्रारंभिक अपील अधिकार से मतलब है इसके अंदर ऐसे मामले आते हैं जिस पर सुनवाई करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को, अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है। यानी ऐसे मामले जिनकी सुनवाई हाई कोर्ट में नहीं होगी, सीधे सुप्रीम कोर्ट में होगी, ऐसे मामले प्रारंभिक अपील अधिकार के अंतर्गत आते हैं। जैसे राज्य राज्य के मध्य विवाद, राज्य राज्य के मध्य विवाद, ठीक है। दूसरी बात, संघ राज्य के मध्य विवाद, राज्य राज्य के मध्य विवाद, संघ राज्य के मध्य विवाद। ठीक है, ये प्रारंभिक अपीलीय अधिकार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये प्रारंभिक अपीलीय अधिकार कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल है तुम्हारा 131। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 131 होगा। दूसरी बात, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद आर्टिकल 262 में है और उसमें सुनवाई हाई कोर्ट में होती है पहले। ठीक है, अंतरराज्यीय नदी जल विवाद प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक है, चलिए, आर्टिकल 132 में संवैधानिक अधिकार, यानी ऐसा कोई मामला जिसमें संविधान की व्याख्या से संबंधित प्रश्न छिपा हुआ है, संवैधानिक मामलों की सुनवाई, मामलों की सुनवाई कौन से आर्टिकल में होती है? आर्टिकल 132 में होती है संवैधानिक मामलों की सुनवाई। आर्टिकल 132 में संवैधानिक मामलों की सुनवाई होती है। आर्टिकल 133, आर्टिकल 133 में किसकी सुनवाई होती है? आर्टिकल 133 में दीवानी मामलों की सुनवाई, दीवानी मामलों की सुनवाई, दीवानी मामलों की सुनवाई। कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 133 है, दीवानी मामलों की सुनवाई। यानी दीवानी मामलों का सबसे बड़ा न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है और दीवानी मामलों की अपील कहाँ होती है? आर्टिकल 133 में होती है। 134 में फौजदारी, फौजदारी मामले, ठीक है, फौजदारी मामलों, सभी फौजदारी मामलों की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार नहीं करता है, लेकिन मृत्युदंड वाले मामलों की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट स्वीकार कर लेता है। ठीक है, चलिए, तो आपसे पूछा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक अपीलीय अधिकार कौन से आर्टिकल में? तो 131 में आता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया? तो देखिए, आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति है। सुप्रीम कोर्ट में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, ठीक है, यानी सुप्रीम कोर्ट में जजों का कोरम या गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को उसमें नियुक्त किया जा सकता है, या वो हाई कोर्ट के कुछ न्यायाधीश हैं जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं, उन्हें तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जा सकती है। यानी हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखते हैं उन्हें नियुक्त किया जा सकता है तदर्थ न्यायाधीशों नियुक्ति आर्टिकल 127 में। 102 में सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय,
सुप्रीम कोर्ट एक कैसा न्यायालय? अवलेख न्यायालय, अवलेख न्यायालय। ठीक है। 215 में हाई कोर्ट, अवलेख न्यायालय, हाई कोर्ट, एक अवलेख न्यायालय। आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति, हाई कोर्ट की रिट जारी करने की शक्ति। ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन आपसे, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालय द्वारा संसद की कार्रवाइयों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? ठीक है। दुर्भाग्य से इसका ऑप्शन नहीं छप पाया है। ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आर्टिकल 122। आर्टिकल 122 में है कि संसद की कार्रवाइयों की न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जा सकती। इस क्वेश्चन का आंसर आर्टिकल 122 होगा। ठीक है। क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए, आर्टिकल 122 है, इसमें से कोई भी उसका आंसर नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर इसमें से कोई नहीं है, आर्टिकल 122 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है। एक बार फिर, आर्टिकल 122 इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? नहीं किया गया मतलब ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसका प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है? आर्टिकल 60, राष्ट्रपति की शपथ, इसका तो प्रयोग होता ही रहता है भैया, शपथ। ठीक है। आर्टिकल 352, राष्ट्रीय आपात, इसका भी प्रयोग 3 बार हो चुका है। राष्ट्रीय आपात कितनी बार लग चुका है? राष्ट्रीय आपात 3 बार। आर्टिकल 356, राष्ट्रपति शासन, इसका प्रयोग तो राजनीतिक स्वार्थ के लिए भी किया जाता है, राष्ट्रपति शासन। ठीक है। लेकिन अब तक 360 में क्या है? वित्तीय आपात, इसका प्रयोग नहीं किया गया। वित्तीय आपात का प्रयोग अब तक एक भी बार नहीं किया गया है। 360 में क्या है? वित्तीय आपात। ठीक है। 360 का प्रयोग अब तक एक भी बार नहीं किया गया। समय 360 का प्रयोग अब तक एक भी बार नहीं किया गया। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसमें सन्निहित हैं? यानी अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित हैं? देखिए मैंने आपको बताया संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची। यानी संघ सूची में ऐसे विषय जिस पर कानून सिर्फ राज्य बना सकता है, संवर्ती सूची में ऐसे विषय जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकता है, और राज्य सूची में ऐसे विषय हैं जिस पर राज्य कानून बना सकता है। कुछ ऐसे विषय आ गए जो ना इन तीनों में से किसी भी सूची में नहीं है, तो वैसे विषयों को अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत रखा गया है। और अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? आर्टिकल 248। कानून बनाने का अधिकार किसको है? संसद को। किसको है? संसद को है। ठीक है। अवशिष्ट शक्तियों के अंतर्गत जो विषय आएंगे उनका अधिकार किसको? संसद को कानून बनाने। लेकिन ये कौन निर्धारित करेगा कि ये विषय अवशिष्ट के अंतर्गत आएंगे? इसका निर्धारण सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है। आर्टिकल 248 में दिया है कि अवशिष्ट शक्तियां किसके अंतर्गत आती हैं? संसद के अंतर्गत आती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय में कार्रवाई लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के तहत। उसमें से परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार प्रत्यय, उत्प्रेषण, और एक 5वीं है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण 5 रिट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो देखिए आपसे पूछा कि मतलब कार्रवाई लंबित है न्यायिक मामलों में, ये दोनों रिट हैं, ये न्यायिक मामले में जारी होती है, न्यायिक में। ठीक है। और ये भी न्यायिक में, उत्प्रेषण न्यायिक में। लेकिन आपसे पूछा गया कि मामला लंबित है, यानी अभी निर्णय नहीं दिया गया है,
तो ऐसे मामलों में प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। यानी भूल होने या गलती होने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी करता है? यानी ऐसे मामले की सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय में हो रही है जिसकी सुनवाई करने का अधिकार उसके पास नहीं है, तो ऐसी रिट जब हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जारी करता है तो उसे प्रतिषेध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिषेध कहते हैं। लेकिन अगर गलती हो चुकी है तो उसे सुधारने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी, यानी न्यायिक त्रुटि होने से रोकने के लिए प्रतिषेध, न्यायिक त्रुटि को सुधारने के लिए उत्प्रेषण रिट जारी की जाती है। ठीक है। परमादेश, जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कार्य को ठीक से नहीं करता है तो उसके लिए परमादेश रिट जारी करती है। अधिकार पक्ष सार्वजनिक पदों को संरक्षण प्रदान करती है और बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करती है। ठीक है। तो चलिए, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि निम्न में से कौन एक रिट न्यायालय की कार्रवाई में लंबित होने की दशा में? तो प्रतिषेध रिट है और ये न्यायिक त्रुटि सुधार से संबंधित, सुधार से। ठीक है, उत्प्रेषण। तो इस क्वेश्चन का आंसर है प्रतिषेध। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है मुख्यमंत्री के दायित्वों को परिभाषित करता है? आर्टिकल 162 में राज्य की शक्ति का विस्तार। आर्टिकल 162 में क्या? राज्य की शक्ति का विस्तार, राज्य की शक्ति का विस्तार। शक्ति का विस्तार आर्टिकल 162 में। आर्टिकल 164 में राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है। राज्यपाल किसकी नियुक्ति करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। एक और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर करता है। आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 में महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, ये महाधिवक्ता राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी, विधि अधिकारी होता है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी है। ठीक है। राज्य का प्रथम विधि अधिकारी होता है महाधिवक्ता। आर्टिकल 167 में मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि वो राज्यपाल को सूचना दे। ठीक है। यानी इसमें दिया गया मुख्यमंत्री के दायित्व दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के दायित्व गया कि वो राज्यपाल को जो प्रशासनिक कृत्य या जो कृत्य हो रहे हैं उनकी सूचना समय समय पर राज्यपाल को देता रहे। ये आर्टिकल 167 में। ठीक है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पृथ्वी पर उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये आपकी पृथ्वी है। इस पृथ्वी पर सूर्य की किरणें इस पर विषुवत रेखा पर 2 बार लंबवत होती है, यानी 0 डिग्री। इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ठीक है। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें, सूर्य की किरणें 2 बार लंबवत होती है, 2 बार लंबवत होती है, 2 बार लंबवत होती है। तो यहाँ औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है। औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है यहाँ पर, तापमान अधिक। ठीक है। तो जब यहाँ औसत वार्षिक तापमान अधिक होता है तो यहाँ संवहनी वर्षा भी अधिक होती है, और जब वर्षा अधिक होती है तो यहाँ पर सदाबहार वर्षा वन भी अधिक पाए जाते हैं। ठीक है। तो भूमध्य रेखा पर वार्षिक तापमान अधिक होता है और इसलिए यहाँ क्या होती है? वर्षा अधिक होती है। और वर्षा भी अधिक होती है तो यहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन। ठीक है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो भूमध्य रेखा पर। औसत वार्षिक तापमान यहीं सबसे अधिक रहता है। कहाँ रहता है? भूमध्य रेखा पर रहता है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? चिनूक, यूनाइटेड स्टेट,
ऑफ अमेरिका और कनाडा में चलती है, ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका व कनाडा। ठीक है, सिरक्को सिसिली में चलती है। नॉर्वेस्टर भारत में चलती है। नॉर्वेस्टर कहाँ चलती है? भारत में। खामसेन, ये खामसेन मिस्र में चलती है। खामसेन कहाँ चलती है? मिस्र में। ठीक है, और आल्प्स पर्वत पर कौन सी पवन चलती है? इस पर चलती है फोन। आल्प्स पर्वत पर कौन सी पवन चलती है? फोन चलती है। ठीक है, आपसे पूछा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो ये सुमेलित नहीं है। खामसेन कहाँ चलती है? मिस्र में चलती है। और आल्प्स पर्वत पर कौन सी पवन चलती है? फोन चलती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित देशों में से किसने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 70% भाग पर वन पाए जाते हैं? 70% भाग पर वन पाए जाते हैं, तो इसका आंसर है भूटान। भूटान में लगभग 73% भाग पर वन पाए जाते हैं। ठीक है, भूटान 75% भाग पर लगभग वन पाए जाते हैं। ठीक है, भूटान में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? सुनहरी क्रांति दूध, सुनहरी क्रांति बागवानी या उद्यान से सही है। श्वेत क्रांति दूध से। नीली क्रांति अंडे से नहीं है। नीली क्रांति किससे है? मत्स्य से है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से उत्पादन। ठीक है, सरल क्वेश्चन है बहुत ही। अंडा उत्पादन से कौन सी है? रजत क्रांति। रजत क्रांति किससे? अंडा उत्पादन से। हरित क्रांति किससे? कृषि से। तो नीली क्रांति संबंधित नहीं है। ठीक है, श्वेत क्रांति दुग्ध से है। इसके जनक किसको कहा जाता है? श्वेत क्रांति का जनक वर्गीज कुरियन। ऑपरेशन फ्लड, वर्गीज कुरियन। ठीक है, ऐसे हरित क्रांति के जनक, आइए इधर, हरित क्रांति के जनक देखिए अब भारत। हरित क्रांति के जनक भारत में कौन है और विश्व में कौन है? विश्व में नॉर्मन ई बोरलॉग। नॉर्मन ई बोरलॉग। ठीक है, और भारत में कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, एम.एस. स्वामीनाथन है। ठीक है, दूसरी बात आपसे पूछ लेता कृष्ण क्रांति। कृष्ण क्रांति तो ये किससे है? पेट्रोलियम से। रजत क्रांति, रजत क्रांति अंडे से है। ठीक है, वहां बता दी। गोल क्रांति, गोल क्रांति आलू से। पीत क्रांति या पीली क्रांति तिलहन से। तिलहन। ठीक है, पीली क्रांति किससे है? तिलहन से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किन महीनों में रबी की फसल बोई जाती है? तो देखिए बात करते हैं फसल की। फसल 3 प्रकार की होती है। फसल 3 प्रकार की है आपकी। एक है खरीफ की फसल, खरीफ जो वर्षा ऋतु में बोई जाती है। एक है आपकी रबी की फसल, रबी। और एक है आपकी जायद की फसल, जायद। तो देखिए खरीफ की फसल जो है ये वर्षा ऋतु में होती है। कब होती है? वर्षा ऋतु में। ठीक है, ये बोई कब जाती है? तो खरीफ की फसल बोई जाती है जून जुलाई में। ये इसको बोने का समय कब होता है? बोया, बोने का समय। इसका बोने का समय होता है जून जुलाई में। कब बोई जाती है? जून जुलाई में बोई जाती है। ठीक है, रबी की फसल ये शीतकालीन होती है। कब की जाती है? शीत ऋतु में। ये बोई कब जाती है? अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, नवंबर में। इसके बाद बात है जायद की। भाई ये ग्रीष्मकालीन होती है, ग्रीष्मकालीन।
ये कब की जाती है? ग्रीष्मकालीन है। ये फसल बोई जाती है मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल, कब बोई जाती है? मार्च अप्रैल में बोई जाती है। किन किन महीनों में रबी की फसल की बुआई की जाती है? तो रबी की फसल की बुआई अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ये अक्टूबर नवंबर में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थापित किया गया? तो देखिए चंबल नदी पर तीन मुख्य बांध कितने हैं? तीन है मुख्य बांध। वो तीन बांध मुख्य कौन कौन से हैं? एक है गांधी सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर। जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, ये तीन स्थित है। कहाँ स्थित है ये तीनों? चंबल नदी पर स्थित है। ये एमपी और राजस्थान की सीमा पर है। एमपी और राजस्थान की सीमा पर ये दोनों राजस्थान में, ये दोनों का है राजस्थान में। ठीक है, ये एमपी और राजस्थान की सीमा पर है और ये कहाँ है? राजस्थान में। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा है चंबल नदी पर कौन सा बांध स्थापित है? तो गांधी सागर बांध। सरदार सरोवर नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर किस पर है? नर्मदा नदी पर है। भाखड़ा नागल आपको पता है सतलज पर। ठीक है, और टिहरी भागीरथी पर, उत्तराखंड राज्य में। टिहरी किस पर है? भागीरथी नदी पर। उत्तराखंड राज्य में स्थित है टिहरी भागीरथी नदी पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान है, यानी कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले सीरीज में बताया था कि कोशिका की खोज किसने की थी? कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। जीवित कोशिका की हो खोज एंटोनी वान ल्यूवेनहुक ने की थी। बात करते हैं प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? राइबोसोम में। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम की क्या कहते हैं? राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री, फैक्ट्री कहते हैं। ठीक है, यहाँ प्रोटीन का निर्माण होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ये कोशिका का पावर हाउस है, कोशिका का पावर हाउस। ठीक है, हाउस है। दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिकीय श्वसन कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो लाइसोसोम्स, लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम कोशिका की आत्मघाती थैली है। कोशिका की आत्मघाती थैली, कोशिका की आत्मघाती थैली क्या है? लाइसोसोम है। गोल्जी बॉडीज ये यातायात प्रबंधक हैं। ठीक है, कोशिका के यातायात प्रबंधक, ट्रांसपोर्टर हैं ये, कोशिका के यातायात प्रबंधक। ठीक है, आपसे पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोशिका में प्रोटीन का संश्लेषण का स्थान है, तो कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सा है? राइबोसोम है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करेगा? वसा, ग्लाइकोजन, प्रोटीन और ग्लूकोज। ठीक है, भूखा व्यक्ति है तो सबसे पहले शरीर में क्या स्टोर है जिसका वो प्रयोग करेगा? ठीक है, किसका प्रयोग करेगा सबसे पहले? तो देखिए आपको बता दूं कि जैसे हम भोजन करते हैं, भोजन, तो भोजन जब पच जाता है, पचने के बाद इससे क्या मिलता है हमें? ग्लूकोज। इस ग्लूकोज को यकृत किस रूप में संचित करता है? यकृत इसको संचित करता है ग्लाइकोजन में। इसमें संचित करता है ग्लाइकोजन में। ठीक है, ग्लाइकोजन के रूप में संचित करता है, संचित करता है। अब जब हमें लंबे समय तक भोजन नहीं मिलेगा, मान लीजिए कहीं बाहर फंस गए आप,
या कहीं ऐसी परिस्थितियां हुई कि आपको भोजन नहीं मिला, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करते हो, यकृत क्या करता है, इस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में बदल देता है और ब्लड में ग्लूकोज छोड़ देता है, ब्लड में ग्लूकोज को छोड़ देता है। तो ऐसे में हम सबसे पहले किसका प्रयोग करते हैं, ग्लाइकोजन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, देखिए यकृत जो है ग्लूकोज को किस में बदलता है, ग्लाइकोजन में, और फिर ग्लाइकोजन को किस में बदलता है, ग्लूकोज में बदलता है। ठीक है, यकृत जब ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है तो उसे इंसुलिन हार्मोन की आवश्यकता होती है, और जब वो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तो इसके लिए उसे किसकी आवश्यकता होती है, ग्लूकोमा हार्मोन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा गया किस भंडार को सबसे पहले उपयोग करते, तो ग्लाइकोजन के भंडार का सबसे पहले उपयोग करते हैं, कोई ग्लाइकोजन को यकृत किस में बदल देता है, ग्लूकोज में बदल देता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि वायरस की खोज किसने की थी। पहली बात याद रखिए, वायरस ये सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी है, सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजी कड़ी है, क्योंकि जब ये वायरस जीवित कोशिका के बाहर है तो निर्जीव की तरह व्यवहार करता है, और जीवित कोशिका के जब अंदर पहुंच जाता है या होस्ट सेल के अंदर हो जाता है तो यह सजीव की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, वायरस की खोज की थी इवानोविस्की ने, वायरस की खोज किसने की थी, इवानोविस्की ने की थी। एंटोनी वान ल्यूवेन ने किसकी खोज की थी, इन्होंने की थी जीवाणु की खोज, जीवाणु, जीवाणु की खोज की है एंटोनी वान ल्यूवेन। ठीक है, लुई पाश्चर ने इन्हें रेबीज वायरस की खोज की थी, रेबीज वायरस, रेबीज वायरस की। ठीक है, रेबीज वायरस से कौन सा रोग होता है, या रैप्डो वायरस कहते हैं, रेबीज या रैप्डो वायरस कहते हैं, इससे कौन सा रोग हो जाता है, इससे हो जाता है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो माने डर, वो फोबिया माने डर, हाइड्रो माने पानी से, पानी से डर लगने लगता है, कुत्ते के काटने से हाइड्रोफोबिया हो जाता है या रेबीज रोग हो जाता है। अब कुत्ता, बिल्ली, बंदर, इन तीनों के काटने से कौन सा रोग हो जाता है, हाइड्रोफोबिया या रेबीज रोग, कोई को निकल रेबीज वायरस पाया जाता है। रिस्क लेने की जरूरत नहीं है, कुत्ता, बिल्ली, बंदर में से कोई भी काटे तुरंत इंजेक्शन लगवाइए। ठीक है, नहीं तो शहीद हो जाओगे, क्या हो जाओगे, शहीद। आइए इधर, हमारे इंडिया में क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पिता का ब्लड ग्रुप ए है, रुधिर वर्ग का है, और माता बी रुधिर वर्ग की, जो बीरू लग रहा है, बी रुधिर वर्ग की है। ठीक है, यानी माता बी है रुधिर वर्ग, और पिता का कौन सा ए है। ठीक है भैया, वो बीरू लग रहा था इसलिए अलग से लिख दिया मैंने। ठीक है, बी रुधिर वर्ग है माता का। ठीक है, तो उनकी संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग होगा। ठीक है, तो बात कर लेते, आइए देखिए, यानी फादर, और ये आपकी मदर। तो देखिए इनमें से जो एलील जो बाद में हम लेते हैं तो या तो दो पॉसिबिलिटी बनती, या तो ए है तो ए होगा, या ए या ए ओ होगा। ठीक है, माँ पिता के जीन पर, ठीक है, किसके जीन पर, पिता के जीन पर, ये कंडीशन होगी। माता के जीन पर या तो बी बी होगा या बी ओ होगा। तो देखिए संभावना पूछी है तो हम इस तरीके से वो लेंगे जिसमें अधिकतम संभावित कंडीशन आ सके। तो ठीक है, तो हम ए वाली कंडीशन लेंगे, ये यहां से लेंगे और ये यहां से लेंगे। तो देखिए मान लीजिए पिता से ए आया और माता से बी आया, तो आई ए और आई बी मिला, तो ब्लड ग्रुप कौन सा होगा बच्चे का, ए बी होगा। ये तो पहली कंडीशन होगी। अब यहां से ए गया और उधर से ओ आ गया, तो आई ए और आई ओ,
तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? ए। दूसरी बात, यहां से क्या गया? ओ गया, और यहां से क्या आया? बी आया। तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? तो ब्लड ग्रुप बनेगा आई, वो ब्लड ग्रुप बनेगा आपका बी। तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? बी बनेगा। अब देखिए यहां से क्या गया? ओ, और इधर से भी ओ आ गया, तो ब्लड ग्रुप कौन सा बनेगा? ओ बनेगा। तो देखिए संभावना किसकी आई? ए भी है, ए है, बी है और ओ है। ठीक है, यानी चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। अगर माता पिता का ए है, माता का बी है, या माता का बी है, पिता का ए है, तो चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ऑप्शन 4 सही होगा, चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ठीक है, माता का ए या पिता का ए हो, मतलब माता का ए पिता का बी, या पिता का ए माता का बी हो, तो चारों ब्लड ग्रुप होने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किसके मिश्रण से बनता है? एक्वारेजिया, एक्वारेजिया कहते हैं अम्लराज। अम्लराज कह रहा हूं भैया, ठीक है, अम्लों का राजा नहीं कह रहा। अम्लों का राजा तो H2SO4 कहलाता है। अम्लों का राजा किसको कहते हैं? H2SO4 को यहां लिख देता हूं, अम्लों का राजा। अम्लों का राजा कौन कहलाता? H2SO4। लेकिन अम्लराज एक्वारेजिया यानी अम्लराज किससे मिलके बनता है? HCl प्लस HNO3 से मिलने से बनता है, HNO3 के मिलने से बनता है। ठीक है, एक्वारेजिया में स्वर्ण सोना भी घुल जाता है, और इसमें 3:1 में मिलाया जाता है। ठीक है, HCl कैसा अम्ल है? प्रबल अम्ल, सबसे अधिक प्रबल है ये, सबसे अधिक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि बैरोमीटर में रीडिंग अचानक गिरावट आ जाए, यानी बैरोमीटर किसको मापता है? दाब को मापता है, और अगर अचानक बैरोमीटर का पारा नीचे गिर जाए तो समझ लेना वहां तूफान आने वाला है, क्योंकि दाब कम हो गया तो सारी हवाएं उसकी तरफ खिंचेंगी, तो क्या आने वाला है? तूफान आने वाला है। ठीक है, बैरोमीटर का पारा अगर एक साथ नीचे गिर जाए तो तूफान। ठीक है, अगर बैरोमीटर का पारा धीरे धीरे ऊपर उठता है, ऐसे धीरे धीरे उठ रहा है, ठीक है, धीरे 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 ऊपर उठे, धीरे धीरे ऊपर उठे तो मौसम कैसा रहेगा? साफ रहेगा। ठीक है, तो बैरोमीटर में रीडिंग अचानक गिरावट आ जाए तो तूफान आ जाता है, और धीरे धीरे ऊपर उठता है तो मौसम साफ रहता है। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आज के सेशन को समाप्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, और ये सेशन भी परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। अगर ये सेशन आपको पसंद आया तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।